हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स एंड 3D। आप इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आप इस बात से देख सकते हो कि हर साल जेई मेंस में मिनिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ एडवांस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो अगर आप देखो लास्ट 4-5 ईयर्स का तो मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस मिला के पूछता है। तो आजकल जो पैटर्न देख रहा हूँ मैं इसमें वेक्टर्स एंड 3D जो है वो जेई मेंस वालों का फेवरेट चैप्टर बन गया है। तो हो सकता है इससे आगे चल के और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो ये चैप्टर को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही आसान है। आपको बस अच्छे से धीरे धीरे करके सारा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हो तो जेई मेंस और एडवांस दोनों में आप 4 के आओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और बहुत सारा क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो फिजिक्स में देख चुके होंगे, है ना, कि वेक्टर क्या है। वेक्टर मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। इतना तो जानते होंगे, है ना। तो वेक्टर मतलब जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, एक होगा वेक्टर क्वांटिटी, एक होगा स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी में अपने को पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। बट इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे मान लो 2 kg, है ना, 2 kg की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं पूछ रहा है 2 kg किस डायरेक्शन में, ये तो नहीं पूछ रहा है ना। उसी की जगह अगर तुम पूछ लो और भी कोई भी एग्जांपल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की बात हो रहा हो, वो हो गया स्केलर। और दूसरा जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही हो जाए, वो हो गया वेक्टर। एग्जांपल के लिए क्या लोगे बताओ? स्पीड, स्पीड क्या है बताओ? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। अच्छा, और कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों, ऐसा कुछ एग्जांपल? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ले लो, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। चलो अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है करंट। करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा क्यों? कोई भी पूछ लेता है। हाँ, करेक्ट। तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इतना काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक और क्वांटिटी को होना होगा, एक और चीज़ का वो होना होगा, ऐसा क्वांटिटी जो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो ही हो, साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वाला, मतलब वेक्टर का जो एडिशन वाला लॉ है ना उसको फॉलो करे, है ना, वेक्टर एडिशन को फॉलो करे वो, है ना, वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसको भी फॉलो करे। ये हो गया ऐसा क्वांटिटी, क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, ओ सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन ही हो गया। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज निकालना, उसमें वही है, पहचानना है कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज वहीं से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलो, तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स है ना, तो मैं पहले बता देता हूँ वन बाय वन। तो पहले है टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नोट भी करते चलो। इसके बाद आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला, और भी बहुत सारे इसके बीच में है, वो सब भी डिस्कस करते चलेंगे। और इसके बाद है वेक्टर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। इसी सेक्शन फॉर्मूला में टाइप्स ऑफ वेक्टर में, चलो यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, ऐसा, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इतना के बाद आ जाएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें देखो अपने को पढ़ना है सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट, फिर है क्रॉस प्रोडक्ट,
फिर है वेक्टर ट्रिपल, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, और फिर है प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, ये सब मेजर टॉपिक्स हैं। इसके बाद इसी का एप्लीकेशन जो बीच बीच में आते रहेंगे वो इस सब का एप्लीकेशन आता रहेगा। ठीक है ना, तो सबको एक 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो, हो गया नोट? चलो, तो पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर है क्या। देखो, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेक्टर ए है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए पे ऐसा एरो देंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए या ए वेक्टर, कुछ भी पढ़ो, वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर। ठीक, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो ए पे ऐसे डैश दे, ये भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कभी अगर मैं लिखते लिखते ऐसा लिख दूँ तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, डैश है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ये दोनों में से कोई भी लिखेंगे। अच्छा, अब देखो वेक्टर है ना, एक कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है तो पक्का एक कोई इनिशियल पॉइंट होगा, है ना, इनिशियल पॉइंट, और एक होगा कोई टर्मिनल पॉइंट, है ना। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की ओर जा रहे हो तो इसको इस डायरेक्शन में देंगे ऐसा। ठीक है, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट। अब जो ये जो लेंथ है, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और ये टर्मिनल पॉइंट बी है, तो ये जो ए से बी का लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ए से बी के बीच का जो लेंथ है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, अच्छा ए बी, ए से बी की ओर जा रहा है इसलिए हमने दिया यहाँ पे ए बी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा कई बार अगर इसी वेक्टर को ऐसा करता, ये फाइनल बना लेता है, ये और ये इनिशियल बना लेता, ये होता है ए और ये बी, तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए वेक्टर। इसको, इसका क्या मतलब है, बी से तुम ए की ओर जा रहे हो, यहाँ क्या मतलब था, ए से बी की ओर जा रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ऐसा ऐसा नहीं लिखते हैं, जैसे बी ए वेक्टर था, ऐसा ए बी वेक्टर को ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन जो तरीका है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल की ओर एरो लगाते हैं। ठीक है, तो बी से ए की ओर है, मतलब बी इनिशियल है, ये फाइनल है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो यहाँ तक जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग टाइप से स्टार्ट करते हैं। सब सिंपल सब चीज़ें हैं। देखो, एक छोटा सा टर्म है, इसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, जब भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे तो देखो ये है अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब भी एंगल निकालोगे ना तो देखो एंगल एक ये दिख रहा है तुमको, ये बी वेक्टर है, और ऐसे ये भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पे टेल और टेल मिला हुआ है। ठीक है, तुम ये भी सोच सकते हो कि हेड और हेड मिला लिया हमने। ठीक है, तो ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, तो कभी भी, अच्छा एक और चीज़, एक और केस, जैसे इसका हेड है और दूसरे का टेल है। ठीक है, दूसरे, एक का हेड दूसरे का टेल, तो ये एंगल, तीनों में से यही वाला एंगल जो होगा वही होगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। समझ में आया ना? यानी कि जब भी तुम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालोगे तो ये श्योर करोगे कि दोनों का टेल और टेल मिला हुआ है। ठीक है, अगर टेल और टेल नहीं मिला हुआ है तो उसको पहले मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, अभी ये टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात क्लियर हो, समझ में आया ना। तो जब भी एंगल निकालना हो तो दोनों का टेल और टेल मैच होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। और इसको, ये ए और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो उसको कैसे लिखोगे, ऐसे। इसको कैसे पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, कभी मैं बोलूँ वेक्टर ए, लिखो वेक्टर ए, तो ऐसा ऐसे करके वेक्टर ए, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंपली ऐसा। कोई दिक्कत है, वेक्टर ए बोलूँ लिखना तो ऐसा लिखोगे, समझ में आया। मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलूँ तो ये क्या है, ये, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नोट हो गया होगा यहाँ तक तो।
चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला लिखो नल वेक्टर। पहला है नल वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर देखो कैसा होगा, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही जगह पे हो, है ना। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह हो जाए, उसको क्या बोलोगे, नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, कुछ भी बोल दो, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही जगह पे हो, इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, ये जीरो वेक्टर का मतलब है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। अब ये आई जे के क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिक तो तुम जानते ही होगे, फिजिक्स में तो पढ़े हो, है ना, ठीक है। ये हो गया पहला नल वेक्टर। सेकंड है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे वेक्टर और 3D में हर बार, मतलब बहुत बार तुमको यूनिट वेक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से दिखाएंगे। इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ए कैप, ठीक है। वैसे ही आई जे, ये भी क्या है, आई जे के, ये जो आई कैप जे कैप के कैप है वो भी यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। ओके, तो यूनिट वेक्टर का देखो क्या यूज़ है। पहला तो एकदम सिंपल सा यूज़ है, मान लो कि कोई वेक्टर है जिसका लेंथ है 10 यूनिट, है ना। ये कोई वेक्टर है जिसका है 10 यूनिट, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, ठीक है। अब इसी वेक्टर में, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए अपने को, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 5, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है, ऐसा मैंने अज्यूम किया। अब इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर अपने को चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 5, मतलब ऐसा समझ लो कि 10 मैंगो का प्राइस है 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपीज़। 5 का निकालना है तो क्या करोगे, पहले 1 का निकालोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वही बात है। तो इसी वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का वेक्टर निकालेंगे ना, एक यूनिट का वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया, और डायरेक्शन रहेगा सेम, क्लियर है ना। अच्छा, तो वैसे ही सोचो, ये जो ए कैप है, ए कैप को कैसे निकालोगे, जैसे वो 10 यूनिट का था, ये 10 यूनिट का था, तो 1 यूनिट का कैसे निकालोगे, पूरे लेंथ में 10 से डिवाइड करोगे, है ना, फिर वो एक यूनिट का आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ये पूरे में से लेंथ से डिवाइड करोगे, इसका मतलब है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। कोई दिक्कत है, ये मैग्नीट्यूड पता है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का एक मतलब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, वो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे। समझ में आया ना, उसका वो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ यूनिट वेक्टर, अब एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होने वाला है। समझ पा रहे हो, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो इसका तुम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, इसी से देखो, यहाँ से अगर हम लोग फर्दर देखें, ए वेक्टर अगर निकालना पड़ जाए, यहाँ से ए वेक्टर यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, ये तो क्या है, एक लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। अब देखो, इस जो भी वेक्टर है उसमें क्या क्या है, एक तो डायरेक्शन है, ये क्या दिखाता है तुमको, डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है तुमको, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, इसमें एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज़ अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 7, ऐसा कुछ बोल दिया। एक वेक्टर दे दिया तुमको, मान लो 2i + 3j + 4k, ऐसा कुछ वेक्टर दे दिया। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इसके डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड हो 5, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में अगर अपने को वेक्टर चाहिए तो पहले क्या करना होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, है ना, और फिर उसमें 5 जितना लेंथ का कह रहा है, 5 लेंथ का कह रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, पहले दिया हुआ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर उसमें मैग्नीट्यूड जो जितना मैग्नीट्यूड का बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया क्या चीज़, क्या वो क्वेश्चन करवाना है, नहीं ना, ठीक है।
नोट हो गया ना ये चीज़। अच्छा, अब देखो ये जो आई जे के था वो एक यूनिट वेक्टर है अलोंग दी कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब देखो वो क्या है, अभी तक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो पहले ये एक्स वाई एक्सिस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे 3D सिस्टम में, ठीक है ना। वेक्टर और 3D लगभग साथ चलेगा, ठीक है ना। तो देखो अगर अपने को एक्स एक्सिस में, अगर एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो भी वेक्टर है उसमें तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो वो हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम अपने को एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मान लो इधर डायरेक्शन ले लिया, पॉजिटिव साइड ले लिया, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ जाए। तो एक्स एक्सिस का कितना मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, अरे लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इनफाइनाइट है। अब किसी चीज़ में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो होगा ना, ऐसे में तो यूनिट वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा ना। यहाँ पे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा मैथमेटिशियन, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, इधर इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको उन्होंने डिसाइड किया कि वो आई कैप, ठीक है। और वैसे ही वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो है जे कैप। समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। और वैसे ही यहाँ से एक जो एक्सिस आएगा जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, वो क्या होगा, के कैप, ठीक है। वैसे अगर ये पॉजिटिव साइड में आई कैप है तो नेगेटिव साइड क्या होगा, माइनस आई कैप, ठीक है। और इधर क्या होगा, माइनस जे कैप। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अब देखो एक्स वाई प्लेन में अब तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव मतलब यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी ले सकते हो ना। चलो अब एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना, फिर इस पे आते हैं। यहाँ बताओ कोई पॉइंट है यहाँ पे x, y, ठीक है। इस पॉइंट को अगर तुम ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, है ना, ये O और ये P बोल देता हूँ, OP, ये जो OP लेंथ है वो यहाँ से, ये बताओ यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर लें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स लेंथ है, अरे तभी तो ये एक्स है। और सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना है, वाई है। और अगर मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ये लेंथ मान लेता हूँ, ओपी को मान लेता हूँ आर, तो आर कॉस थीटा लिखेंगे क्या, अरे लिखेंगे कि नहीं, ट्रायंगल से, पाइथागोरस से, ठीक है। वैसे ही वाई को क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, ओ ठीक है, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा अभी देखो अगर अपने को इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए, इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए, ठीक है, यूनिट वेक्टर है इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है, 1 है। कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत है, यूनिट वेक्टर अपने को एक्स वाई प्लेन में निकालना है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 1 है, और मान लेता हूँ ये थीटा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये वाला लेंथ कितना है अभी बताओ, अपने को ओवरऑल यूनिट वेक्टर ही चाहिए, ठीक है। इधर मान लेता हूँ ये आई कैप, इधर मान लेता हूँ जे कैप, ये आई कैप और इधर जे कैप, ठीक है। नहीं इसका छोड़ देता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई ले लिया, ठीक है। तो ये लेंथ, अब ये लेंथ अगर निकालना पड़ेगा तो ये बनेगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, अरे ये तो कॉस थीटा बन, ये तो 1 है ना, ये कॉस थीटा, और ये बन जाएगा वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है ना। और ये लेंथ हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि अपने को निकालना है एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। ये पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको डिलीट कर देता हूँ ना, फिर रहने दूँ। चलो यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इस उधर से इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर अपने को अगर एक्स वाई प्लेन में निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर है ना इन एक्स वाई प्लेन कैन बी गिवन बाय
कैसा, कॉस थीटा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। क्या ये चीज़ समझ में आया तुम लोग को, बताओ समझ में आया? सोचो जरा। अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए था, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड 1 ले लिया और इस पॉइंट को एक्स वाई मान लिया और इसको थीटा। अब जब थीटा पता है, ठीक है, अब देखो जरूरी थोड़ी है यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है ना वो यूनिट वेक्टर, तो वो डिपेंड करता है थीटा पे, ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर कभी भी अपने को यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लिखना पड़ जाए तो उसको क्या लिखोगे, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया नोट? ओके। अच्छा, ये था एक्स वाई प्लेन। अगर अपने को एक्स वाई जेड तीनों प्लेन की बात हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी ये वेक्टर 3D में पूरे टाइम तीनों एक्सिस की बात होगा, एक्स वाई जेड तीनों के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कभी अगर 3 एक्सिस आ जाए, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कहोगे सर हमेशा इधर एक्स एक्सिस यूज़ करते थे, इधर वाई एक्सिस यूज़ करते थे, अभी ये उल्टा क्यों? वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जितने भी बुक्स मिलेंगे उसको उसमें मैक्सिमम में तुमको ऐसा ही दिखेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। कैसे भी लिखो, बस ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा, जैसा लिखोगे उसके अकॉर्डिंग तुमको सोचना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था उसको हमने क्या बोला, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, ये इसके जो पीछे वाला होगा इधर वाई डायरेक्शन के, ये इधर पॉजिटिव वाई है ना, इसके पीछे वाला जो होगा उसको क्या लिखोगे, माइनस जे कैप, ठीक है ना। और एक्स के पीछे वाला, ये दीवार के पीछे वाला है ना, एक्स तो ऐसा है, तो दीवार के पीछे वाला इधर जो होगा वो क्या है, माइनस आई कैप, और इसका जेड का नीचे है ना वो क्या, माइनस के कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? ओके। तो अब एक क्वेश्चन लिखो, ये देख लो, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर है, कॉर्नर को ऐसा मान लो, वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर का इधर मान लो तुम एक्स एक्सिस, उधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस। समझ में आया ना? कोई भी कॉर्नर को पकड़ लो, एक तरफ एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, उधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस, ठीक है ना। और अगर इधर एक्स एक्सिस है, इस दीवार के पीछे जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस, है ना। इधर वाई एक्सिस है तो दीवार के पीछे क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस। ऊपर जेड एक्सिस है तो दीवार ये छत के नीचे क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस। कोई दिक्कत है ना? नहीं है ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर, मैं भी लिख लेता हूँ साथ साथ में, फाइंड यूनिट वेक्टर along the line x plus y equals to 1। चलो जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन। चलो अब देखो, इस लाइन में अपने को यूनिट वेक्टर सोचना है। अब देखो ये एक्स वाई लाइन है ना, इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई है ना, तो ये 2D लाइन है। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, यानी कि स्लोप कितना है, -1। -1 है तो स्लोप ऐसा कुछ होगा, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन तो ऐसा है। अब अपने को एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग दिस लाइन, अलोंग मतलब पैरेलल, ठीक है, उसके पैरेलल। अब सोचो इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ये हो सकता है, ये भी तो वेक्टर हो सकता है, ऐसा ऐसा डायरेक्शन वाला, दोनों पैरेलल है इसका, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसा समझ लो, एकदम पैरेलल, डायरेक्शन सेम होने चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो पैरेलल हो गया, पैरेलल में ये भी आ गया और ये भी हो गया, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट भी है तो चलेगा, ठीक है। तो उस पैरेलल वेक्टर दो टाइप का, तो एक होता है लाइक वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है, और एक होता है अनलाइक वेक्टर जिसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो इस लाइन के पैरेलल में एक तो ये वेक्टर हो सकता है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये वाला हो सकता है, ऐसा वाला। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, तो अपने को पता है एक्स वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप कॉस थीटा और जे कैप साइन थीटा, कॉस थीटा, जे कैप साइन थीटा, है ना, ये यूनिट वेक्टर होने वाला है। मतलब अपने को सिर्फ थीटा से मतलब है, थीटा कहीं से पता चल जाए, थीटा पता चल गया तो वहाँ से हम लोग यूनिट वेक्टर लिख लेंगे।
समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखो, क्योंकि ये दो वेक्टर पॉसिबल है तो पहले ये वाला वेक्टर देखो, ये वाला वेक्टर, ठीक है, इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये वेक्टर है तो जितना, क्योंकि इसके पैरेलल में है, इस लाइन के पैरेलल में है, ठीक है, अगर इसके पैरेलल में है तो जितना एंगल इसका होगा एक्स एक्सिस के साथ उतना ही इसका भी होगा, है ना। तो इसका एंगल बताओ, ये कितना एंगल है इसका, 135 है ना। अरे स्लोप तो -1 है तो 135। तो ये जो थीटा होगा ना वो एक तो आ गया 135, ठीक है। और अगर ऐसा वाला पैरेलल हुआ तो आपको ऐसा डायरेक्शन वाला, लाइन का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, उधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। तो अगर यूनिट वेक्टर इस टाइप का हुआ, ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से। देखो एक्स एक्सिस का ये वाला लाइन एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया अपना वेक्टर, तो ये एंगल कितना बनेगा, जब ये 185 है 135 है तो ये कितना होगा 45 होगा ना। तो दूसरा एंगल कितना हो गया 45। तो 2 थीटा आ गया अपने पास, ठीक है। अब जैसे 2 थीटा आ गया तो हम लोग दोनों को 1 बाय 1 दोनों यूनिट वेक्टर को लिख लेंगे। अरे यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, कोई भी एक्स वाई प्लेन में, ये तो एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पहला यूनिट वेक्टर आएगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, आई कैप कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 प्लस जे कैप साइन 45, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/√2 है ना, तो आई कैप रूट डिवाइड बाय √2 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, ये आ गया पहला यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा तो दूसरा ले लो, व्हेन थीटा इज़ 135, ठीक है, 135 है तो यूनिट वेक्टर, तो बताओ आई कैप और कॉस 135 कितना होगा, कॉस 135 को क्या लिखोगे साइन मतलब कॉस 90 प्लस 45, तो वो बन जाएगा कितना माइनस साइन 45, यानी कि ये बन जाएगा माइनस में 1/√2, ठीक है। अच्छा और सेकंड क्या होगा साइन 135, तो वो तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में सेम ही रहेगा, वो कितना देगा बताओ, कितना देगा साइन 1 हाँ उतना ही देगा ना 1/√2 और जे कैप, तो यहाँ जे कैप कर देता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लो फिर। चलो तो एक दो नोट है उसको नोट करके लिख लो। जो पहला नोट है ना, कोई भी प्लेन है, अब एक चीज़ नया चीज़ आ रहा है, प्लेन क्या है, तो प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो फ्लैट सरफेस देखो अब वो है क्या, जैसे एक लाइन है, मान लो ये वाला है लाइन, ठीक है, लाइन में एक्स और वाई दो डायरेक्शन है, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है। अब प्लेन जब होगा इस लाइन को पकड़ के ऐसे खींच दो इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, देख पतला सा सीट बन जाएगा। अरे देखो लाइन है तो इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है ना, पतला सा पॉइंट से पॉइंट जुड़ के वो क्या बनता है लाइन बनता है, ठीक है। अब वो क्या करो, इसको इस लाइन को पकड़ो और इधर खींच दो पूरा इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, पूरे लाइन को पकड़ना है और ऐसे खींच दोगे तो एक पतला सा सीट बन जाएगा, ठीक है। जैसे उस फिलहाल के लिए ये मान लेता हूँ पतला सा सीट, ठीक है। तो ये एक प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन पे हमेशा एक कम से कम एक परपेंडिकुलर वेक्टर तो होगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है एक प्लेन पे। अब वो देखो कैसा, वो भी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स ये कहता है कि एक वेक्टर अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको उठा के तुम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर इसको तुम शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, सारा एक ही वेक्टर, समझ पा रहे हो। तो एक प्लेन पे सिर्फ दो परपेंडिकुलर वेक्टर पॉसिबल है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, समझ में आएगा। तो एक प्लेन के ऊपर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब 2 परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो 2 यूनिट वेक्टर ही होगा, 2 ही यूनिट वेक्टर पॉसिबल है। कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसका यूनिट वेक्टर एक ही होगा, समझ पा रहे हो। तो एक प्लेन पे सिर्फ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है जिसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अभी मैंने बोला कि एक प्लेन पे 2 ही परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, एक ये ऊपर वाला डायरेक्शन एक नीचे वाला डायरेक्शन, ठीक है। अब सोचो एक लाइन पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, सोचो तो, ये लाइन है इस पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। ये भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा चेंज किया, ऐसे इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं ना इस लाइन पे, ठीक है। तो इस 2 नोट जो मैंने लिखवाया है कि एक प्लेन पे 2 ही परपेंडिकुलर वेक्टर पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक लाइन पे इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स
आर पॉसिबल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? क्लियर है सब? चलो तो फिर अब नेक्स्ट टाइप का वेक्टर लिखो, वो है फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ये वेक्टर नंबर कितना है, जितना भी नंबर तुम लोग देख लेना। फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखो ये क्या है, फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर है जिसको तुम इसको पकड़ के तुम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो चाहो तो उसका डेफिनेशन लिख लो, अ वेक्टर विच कैन बी which can be shifted anywhere parallelly without changing its magnitude and direction। ठीक है, नोट कर लो फ्री वेक्टर में। A vector which can be shifted anywhere without changing its magnitude and direction। ठीक है, वो हो गया फ्री वेक्टर। दूसरा है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसको तुम शिफ्ट तो कर सकते हो लेकिन अगर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में थोड़ा सा भी वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो वो हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो तो अब आता है पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर और 3D में दो ही टाइप का हम लोग वेक्टर जनरली यूज़ करेंगे, एक तो पोजीशन वेक्टर, दूसरा होगा फ्री वेक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम 90% तुमको फ्री वेक्टर ही यूज़ होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कभी कभी यूज़ होगा। ओके, तो अब आता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वो जैसा नाम है पोजीशन, तो जब भी तुम अपना पोजीशन बताते हो तो एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हो, है ना। जैसे अभी घर वाला फ़ोन किया, बोला तुम कहाँ हो, बोले वो घर से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अब वो पूछेगा किधर, 2 किलोमीटर तो किधर भी हो सकता है ना, तो 2 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले तुमको ये सोचना पड़ेगा तुम 2 किलोमीटर दूर कैसे बता रहे हो, 2 किलोमीटर दूर कैसे बता रहे हो। तुम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो अपना घर का, है ना, या फिर जहाँ पे पापा हैं उस पॉइंट को तुम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, वहाँ से मेजर करके बता रहे हो क्या कि हाँ हम 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। इसके बाद आता है डायरेक्शन। तो जब भी कोई चीज़ का पोजीशन बताना होता है तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है ना। और रेफरेंस पॉइंट जो लिया जाता है उसी को, जैसे अभी मान लो कोई भी पॉइंट है ये P, जिसका कोऑर्डिनेट है XYZ। ठीक है, तो इसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो लेंगे ओरिजिन। समझ में आया? तो ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट लिया और वहाँ से अगर इसको कनेक्ट करते हो, जैसे अभी तुम 2 किलोमीटर बोला, ठीक है, 2 किलोमीटर बोला, अपने घर से अपने आप जहाँ पे खड़े हो वो जो डिस्टेंस है उसको तुमने 2 किलोमीटर बोला। समझ पा रहे हो ना। तो जब भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। समझ पा रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ से कहीं का भी डिस्टेंस निकालो, जैसे सन का निकालते हो, उधर ठीक जो भी प्लैनेट निकालते हो, मून हो गया, मार्स हो गया, तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सन होता है। ठीक है, सन को रेफरेंस पॉइंट करते हैं, वहाँ से अर्थ का डिस्टेंस है, फिर अर्थ से मून का या फिर मार्स का, वो सब सन से ही डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो सन उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। वैसे ही वेक्टर में जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन। और ओरिजिन से जो पॉइंट गिवन है वहाँ को अगर तुम मिला देते हो तब जो ये OP वेक्टर आया उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आया क्या? ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर, इसको क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आया क्या ये चीज़? ये PV क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आ गया क्या? ठीक है ना। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेगा तो वो पक्का ओरिजिन से कनेक्ट करके तब बात करेगा। समझ में आया ना। अच्छा, अभी तो सिर्फ एक पॉइंट था, ठीक है, अभी मान लो 2 पॉइंट होता, दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को बताना पड़ता। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये B है, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या है, OA, इसको कनेक्ट करोगे। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या है, OB, इसको कनेक्ट करोगे यहाँ से। समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर इस वेक्टर की बात बोले कि ये जो AB वेक्टर है
इसका पोजीशन बताओ। समझ पा रहे हो ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कनेक्ट करेंगे ओरिजिन से, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसका नाम दे देता हूँ वेक्टर ए। चलो इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, है ना, इसका नाम देता हूँ वेक्टर बी। समझ पा रहे हो? अब अगर ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताना, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये जो ए बी वेक्टर है इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक अपने को जाना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाना अपने लिए अननोन है, ठीक है। अपने पास दो ही रास्ता बचता है, ऐसे आओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है। ये अननोन है, यही निकालना है अपने को, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव साइन, इतना लेके चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन में ऊपर लिया है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो -a, ठीक है, और इधर जाओगे सेम डायरेक्शन में, इधर इसका डायरेक्शन तो यही है, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या ये चीज़ समझ में आए? या फिर तुम इसको ऐसा लिख दो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या ये समझ में आया? ये क्या है, ए बी वेक्टर। तो अगर कभी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बी जा रहे हैं ना, तो पहले ओ बी वेक्टर निकालेंगे माइनस ओ ए वेक्टर। समझ में आया क्या ये चीज़? ठीक है, तो ये हो गया। ये अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज़ और अभी से ही क्लियर कर लो, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे, कार्टेशियन सिस्टम में आएंगे। कार्टेशियन में एक्स वाई आता है, एक्स वाई, अगर तुम एक्स वाई एक्सिस में बात करते हो तो, अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में बात करते हो तो जैसे एक्स वाई एक्सिस में हम लोग क्या कोई भी पॉइंट को, जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोमा वाई से। और तीनों सिस्टम अगर आ जाए, 3D सिस्टम आ जाए, एक्स वाई जेड तीनों आ जाए, तो हम लोग किसी भी पॉइंट को एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों से डिनोट करेंगे। समझ में आने? तो ये जो पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम एक नया तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। जैसे ये पॉइंट पी था, इसको एक तरीका है कि तुम पॉइंट पी डायरेक्ट लिख दो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। दूसरा तरीका है ओपी वेक्टर लिख दो। ओपी वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ से अगर ओपी वेक्टर लिखते हो तो वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। तुम ऐसा लिखो, ये वेक्टर लिखो, या फिर पॉइंट लिखो, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ। तो कभी 3D सिस्टम को तुमको ये मतलब वेक्टर सिस्टम को तुमको अगर कार्टेशियन सिस्टम लिखना हो तो ये से लिख लो, इसको अगर वेक्टर में लिखना हो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों एक ही चीज़ है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। जैसे कोई भगवान बोलता है, कोई गॉड बोलता है, एक ही बात है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है, वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, इसको थोड़ा विजुलाइज करवाते हैं, ये पॉइंट पी है कहाँ पे। तो जैसे वो मान लो अपना है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन है, इधर हमने लिया है एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को तुम ओरिजिन से, वहाँ ओरिजिन से कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है मान लो, ये वाला, ठीक है। तो वहाँ से एक रस्सी ले लो, मतलब एक थ्रेड ले लो, ठीक है, थ्रेड, और वहाँ से इसको कनेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। तो ये एक रस्सी सा दिख रहा है कनेक्टेड, तो ये जो वेक्टर बना यही क्या है, ओपी वेक्टर। अब देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको कैसे कैसे आना होगा। जैसे मान लो ये जो एक्स वाई एक्सिस में ये 2,3 तक जाना है अपने को, ठीक है, इस पॉइंट तक जाना है। तो पहले एक्स डायरेक्शन में कितना चलना होगा, 2 यूनिट, फिर वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना होगा। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर अपने को एक्स वाई जेड 3 पॉइंट तक पहुँचना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये वाला पॉइंट तक पहुँचना है। ये वाला पॉइंट कहाँ है, इधर हवा में लटका हुआ है, ठीक है, ओरिजिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट चलना होगा, एक्स लेंथ चलना होगा। वैसे ही वाई डायरेक्शन में वाई लेंथ चलना होगा, जेड डायरेक्शन में जेड लेंथ, तब यहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो अब देखो पहुँचोगे वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। यहाँ देखो ये पॉइंट इधर है, यहाँ तक है, इसको हमने एक्स एक्सिस बोला, इधर को एक्स एक्सिस, उधर वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस। तो पहले तुमने एक्स एक्सिस में यहाँ से चलना है, स्टार्ट किया एक्स एक्सिस में, एक्स लेंथ चला, ठीक है। फिर वाई डायरेक्शन में इधर चला, यहाँ से वाई डायरेक्शन में इधर चला, ठीक है, वाई लेंथ। फिर यहाँ से ऊपर चले हो तब यहाँ तक पहुँचे हो। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। और कभी अपने को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछ ले, ओपी का लेंथ पूछ ले, तो सोचो कैसे निकालोगे। हाँ, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए। तो देखो समझाते हैं, समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट है, अभी पकड़े हुए हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये वहाँ से एक्स लेंथ में इधर चले, ठीक है,
वो इतना चले, फिर वाई एक्सिस में इतना चले, एक्स लेंथ में चले हैं, वाई लेंथ में चले हैं, जेड अभी नहीं चले हैं, ठीक है। तो उसको उठाओ, इसको, ये जो नीचे पॉइंट रखा है ये वाला पॉइंट, समझ पा रहे हो, इतना चले हैं, इधर से चले हैं एक्स लेंथ, इधर चले हैं वाई लेंथ, यहाँ बीच में रखा हुआ है पॉइंट, यहाँ पे अपना रखा हुआ है, समझ पा रहे हो। तो अगर तुम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हो, समझ पा रहे हो, यहाँ से आए ऐसे चले, इसको कनेक्ट कर दे, क्या ये लेंथ तुमको पता चल जाएगा? ये लेंथ कैसे निकालोगे? अरे पाइथागोरस से √(x² + y², है ना। यानी कि इस पॉइंट के लिए वहाँ ओरिजिन से तुमको ये नीचे वाला पॉइंट आ चुका है, नीचे वाला लेंथ आ चुका है, कौन सा है वो लेंथ? x² + y², √(x² + y²। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्योंकि इससे नीचे आओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे होगा ना परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ तुमको पता चल गया, और ये लेंथ तुमको पता है z है, ठीक है, और यहाँ पे है परपेंडिकुलर, तो ये वाला होगा हाइपोटेनियस। अरे समझ में पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना। तो अब ये वाला लेंथ तुमको पता है √(x² + y², ये है z, तो ये लेंथ कैसा बनेगा? बाय पाइथागोरस, √(x² + y² का स्क्वायर, वो हो गया स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बनेगा? √(x² + y² + z²। समझ में आया चीज़? यानी कि अगर अपने को इसी में OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, इधर लिख देता हूँ, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिखेंगे? √(x² + y² + z²। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? यानी कि अभी से तुम सिंपल समझ लो, कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो i कैप का जो कोएफिशिएंट है, y कैप का जो कोएफिशिएंट है, z कैप का जो कोएफिशिएंट है ना, सबका स्क्वायर का सम कर लेंगे, फिर उसको रूट के अंदर रख देंगे। समझ में आया चीज़? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ओके, नोट यहाँ तक नोट हुआ है क्या? चलो यहाँ तक जल्दी से नोट करो, फिर प्रोजेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक, चलो अब देखो, साथ ही साथ प्रोजेक्शन वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो समझाना यहाँ पे आसान हो जाएगा। देखो, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से हमने ज्वाइन किया OP, ये पॉइंट P था, OP किया ज्वाइन, ठीक है। इस OP का अगर अपने को अब प्रोजेक्शन चाहिए ऑन x एक्सिस, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे लाइट ऑन करना होगा, ठीक है। ये मेरा वाला टॉर्च है, ठीक है। इस यहाँ से जैसे लाइट ऑन करोगे यहाँ से, तो इसका जो छाया होगा, इसका छाया यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला छाया, ये जो शैडो है, इतना शैडो, अरे इस OP का शैडो तो इतना ही बनेगा ना, ठीक है। इसका लेंथ क्या है बताओ? इसका लेंथ वही है जितना तुम x एक्सिस में चले हो, 2 यूनिट। अरे हाँ या नहीं? और वैसे ही OP का अगर तुम y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो इधर से टॉर्च ऑन करो, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और वो कितना होगा? 3 यूनिट। यानी कि इस OP का जो पॉइंट P पे जो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, तो वही क्या है? इस OP का प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे। समझ पा रहे हो? जो y कोऑर्डिनेट है 3, वही प्रोजेक्शन है OP का y पे। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही अगर सोच लो, अगर ये XYZ है तो XYZ है, ठीक है, XYZ है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, x एक्सिस, ठीक है, इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस मान लेता हूँ, इधर z एक्सिस, ठीक है। अब सोचो, जब OP का हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे, तो ये लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, और वो लेंथ क्या है? x। अरे हाँ या नहीं? वही लेंथ x है, ठीक है। अब सोचो, मान लेता हूँ ये जो OP है वो x एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा एंगल, और z एक्सिस से गामा एंगल बनाए, ठीक है। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, अभी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट ये OP का प्रोजेक्शन हमने x एक्सिस पे निकाला, तो वो आया है लेंथ x, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हमने क्या लिया है? अल्फ़ा। चलो, तो जब एंगल पता है, ये लेंथ पता है, वैसे ही इस पॉइंट का y पे निकालोगे तो ये क्या आएगा बताओ? ये वाला लेंथ कितना आएगा? y ही आएगा ना। तो उसको बाद में बात करते हैं, पहले ये x की बात करते हैं। इस ट्रायंगल को उठाओ, इसको मान लेता हूँ m, ठीक है। ये जो OPM, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPM, इसमें अगर अपने को x एक्सिस निकालना पड़ जाए, ठीक है, इस OP का जो मैग्नीट्यूड है उसको नाम मैं दे देता हूँ r। चलो मान लेता हूँ, लेट OP का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू r, तो ये लेंथ को हमने r मान ली, ठीक है। अब ये x एक्सिस, x लेंथ अपने को निकालना है, ठीक है।
तो इन ट्रायंगल OPM, ठीक है, OPM में कॉस अल्फा बताओ क्या आएगा, क्योंकि ये जब थीटा है तो यहाँ ये वाला होगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, अपने को बेस निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है, तो कॉस थीटा लगाओगे, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बेस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय r, कोई दिक्कत है नहीं है ना, यानी कि यहाँ से जो x है वो क्या है, r कॉस अल्फा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, यानी कि इस OP वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस वो क्या है, r cos थीटा, समझ में, r cos जो x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, समझ पा रहे हैं ना। वैसे ही अगर हम लोग दिखाएंगे ये वाला ट्रायंगल को उठाएंगे, ये OPM यहाँ n कर लेता हूँ, OPN का, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया है ना, और अपने को ये लेंथ चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल जब बीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, और यही निकालना है, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, y मतलब ये लेंथ तो अपना y होने वाला है ना, ये लेंथ तो y होने वाला है, समझ पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जब ये एंगल बीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, फिर से कॉस थीटा लगाओगे, कॉस बीटा, यहाँ लिख लेता हूँ सिमिलरली कॉस बीटा क्या बनेगा, y अपॉन r बनेगा क्या, अरे बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, r cos बीटा, क्लियर है ना, ठीक है। तो ओवरऑल हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसका अगर प्रोजेक्शन x एक्सिस पे निकालना हो तो r cos थीटा, y एक्सिस पे r cos बीटा, और z एक्सिस पे क्या बन जाएगा, r cos गामा। ये जो y है वो y है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई दिक्कत है इसमें। सिमिलरली ये जो x है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। सिमिलरली z एक्सिस का लिख लोगे, z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, r cos गामा, समझ में आया क्या, और ये z क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन z एक्सिस, समझ में आया क्या ये चीज़, समझ में आया, इतना तक नोट करो। फिर नेक्स्ट वेक्टर जो है वो है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर, दोनों लिख लो। को इनिशियल और को टर्मिनल, ठीक है। तो ये देखो वेक्टर कैसा है, ऐसा वेक्टर को इनिशियल क्या हो गया, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ए बी, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर, समझ में आया क्या चीज़, समझ में आया। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया तो वो हो गया को इनिशियल, और ऐसा वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए वो क्या होगा को टर्मिनल पॉइंट, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अब देखो ये वाला वेक्टर दोनों ऐसा है ना, ये है को इनिशियल, ठीक है। अच्छा अभी क्योंकि ये सब फ्री वेक्टर्स है तो इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं या नहीं, बताओ, रख सकते हैं क्या, ऐसा अगर रख देंगे तो वो ये वाला वेक्टर है, समझ पा रहे हो। अब ये सब फ्री वेक्टर्स है, ये को टर्मिनल वेक्टर था, ये देखो को इनिशियल वेक्टर ऐसा था, को इनिशियल वेक्टर ऐसा था, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया तो ये को टर्मिनल हो गया, मतलब ये दोनों एक ही टाइप का दिख रहा है क्या तुम, है ना। को इनिशियल वेक्टर को को टर्मिनल बना लिया, या फिर को टर्मिनल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बना लेंगे, तो बना लेंगे ना, तो दोनों एक ही चीज़ है, फ्री वेक्टर्स है, तुम किसी को भी किसी बना लोगे, बस डेफिनेशन है इसलिए मैंने बता दिया, क्लियर है ना दोनों में डिफरेंस। चाहो तो लिख सकते हो इसका डेफिनेशन कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है तो वो है को इनिशियल, ऐसा वेक्टर्स जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम है वो को टर्मिनल पॉइंट वेक्टर, क्लियर हो गया होगा। हो गया ना। अब नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स,
ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर दो टाइप का होता है, पहला है लाइक वेक्टर, दूसरा कैसा होगा, डिसलाइक वेक्टर, नहीं अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो लाइक वेक्टर मीन्स जिसका डायरेक्शन सेम हो। दो वेक्टर लाइक वेक्टर कहलाएगा अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल ही होगा, समझ पा रहे हो। और ये अनलाइक वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, वो हो गया अनलाइक वेक्टर, समझ पा रहे हो ना। बस इसका लिख लो सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन हो मतलब ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये ए है और ये बी है। ठीक है, और दूसरा ये जो अनलाइक वेक्टर है इसमें क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ऐसा जा रहा है दूसरा ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से समझना। देखो अब कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि अगर एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है। ठीक है, 10 मैग्नीट्यूड का है, और इसी डायरेक्शन में अपने को एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 यूनिट। ठीक है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसमें जितना मैग्नीट्यूड का चाहिए 5 का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ को समझो, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर्स। तो कोई वेक्टर अगर मान लो ये 2 यूनिट का है, इसमें अगर हमने पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहेगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, बस 4 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अगर पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो, अगर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते इसमें तो लेंथ तो चेंज होता ही होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता, समझ पा रहे हो। पैरेलली डायरेक्शन चेंज होता, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, समझ पा रहे हो, 180 डिग्री। अच्छा, और अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते तो इससे क्या होता है, इसे स्ट्रेच हो जाता, वो कंप्रेस हो जाता है ना। तो कोई भी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या चेंज आता है, उसके लेंथ में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो अब देखो, अब ये था 10 यूनिट का मान लो। ठीक है, इसी डायरेक्शन में अपने को 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अपने को क्या करना होगा, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो। अरे इसी डायरेक्शन में अपने को 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो पहले इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ दो वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, इसका है 10 यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका है 5 यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या लगता है दोनों को इक्वल कर सकते हो क्या। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज़ समझ लो, इक्वल वेक्टर ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम है तो वो होगा इक्वल वेक्टर। चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। इक्वल वेक्टर क्या हो गया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, समझ पा रहे हो। मतलब इक्वल मतलब सब कुछ इक्वल, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, समझ पा रहे हो ना। यानी कि कभी अगर ऐसा आ जाए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, मान लो x1i प्लस y1j z1k, और बी वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, और अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर है, अगर ऐसा है तो तुम्हें x1 इक्वल्स टू x2 है, y1 इक्वल्स टू y2 है, z1 इक्वल्स टू z2। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, ये 10 यूनिट का है और ये है 5 यूनिट का। ठीक है, क्या लगता है इन दोनों वेक्टर को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10, ये भी 10 बन जाएगा अभी, समझ पा रहे हो ना। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर है उसको इक्वल किया जा सकता है कुछ स्केलर को मल्टीप्लाई करके, समझ पा रहे हो। या इसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके 5 के इक्वल हो जाएगा, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 10 के इक्वल हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। यानी कि कोई भी दो वेक्टर है उसको, दो वेक्टर और वो है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन का हो या अपोजिट डायरेक्शन का हो, उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 10 था, ये 5 था, हमने इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5 के बराबर हो गया, या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके बराबर हो गया। अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन का होता, ये 10 यूनिट का इस डायरेक्शन में है, ये 5 यूनिट का इस डायरेक्शन में, इसमें हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 यूनिट का हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा।
और लेंथ भी सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर ए एंड बी टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ़, ऐसा लिख लेता हूँ, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है? समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया ना? दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों को इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, बस एक कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। वो डिपेंड करता है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना हो, नेगेटिव से करना पड़े, वो डिपेंड करता है वेक्टर पे। वो सबको बैलेंस कौन करेगा? लैम्डा। समझ पा रहे हो? हाँ, लाइक और अनलाइक में। समझ पा रहे हो ना? तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, उसको हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर को कुछ मान लो म्यू टाइम्स ए वेक्टर, वहाँ पे हमने लैम्डा यूज़ कर लिया तो यहाँ पे म्यू यूज़ कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो इस रिजल्ट को एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, कहीं अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, इसी में देख लो, लेट से कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए कुछ और मान लेता हूँ, एक्स आई, x1 मान लेता है, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ठीक है। एंड वेक्टर बी मान लेता हूँ x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के कैप, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड इफ ए इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, ऐसा मैंने अज्यूम किया, ठीक है। तो पक्का अपने को पता है ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना। यहाँ से ए वेक्टर यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, x1 y1 z1 है ना, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर है, अब अभी मैंने बोला था कि अगर इक्वल वेक्टर है तो इसका सब कुछ इक्वल होगा, आई का कोएफिशिएंट आई के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? वैसे ही जे का कोएफिशिएंट इसके जे के इक्वल होगा, वैसे ही के का कोएफिशिएंट इसके के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालो, क्या बनेगा? x1 बाई x2, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू y1 बाय y2, यहाँ से लैम्डा का z1 बाय z2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अच्छा, यहाँ से तुम अगर देखो तो ये जो लैम्डा 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 सब इक्वल है, इसका मतलब ये सब को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इन सब को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा का एक वैल्यू क्या आ गया? x1 अपन x2, y1 अपन y2, z1 अपन z2। ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ये, कि अगर a और b पैरेलल है, ठीक है, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा आई जे का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा, सबके सब इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? इसके कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब आई का कोएफिशिएंट का रेशियो, फिर जे का, फिर के का, सब क्या होगा? इक्वल होगा, और वो फिक्स होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल। समझ में आया ये चीज़? तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है तुमको। कोई दिक्कत है? नोट करो फिर यहाँ तक। तो आज क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।